ना बोलने वाली छवि ने इंदिरा गांधी को बनाया पीएम और रेस में हार गए मोरारजी देसाई। नेहरू की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पर जिस इंदिरा के नाम को मोरारजी देसाई ने लिटिल गर्ल कहकर खारिज कर दिया, उन्हें ही हराकर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। आज प्रधानमंत्री सीरीज में आपको बताते हैं कि इंदिरा गांधी के भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने की कहानी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इकलौती संतान इंदिरा गांधी के लिए पीएम बनने की राह ज़्यादा मुश्किल नहीं रही। नेहरू शुरू से ही इंदिरा के लिए ज़मीनी स्तर पर रास्ता तैयार करते रहे। भले ही नेहरू ने इंदिरा को जीते जी सक्रिय राजनीति से दूर रखा, लेकिन पार्टी से लेकर मंत्रालय तक का ज़्यादातर काम इंदिरा की निगरानी में होता था। अपने उत्तराधिकारी के तौर पर खुलकर नेहरू ने कभी अपनी बेटी का नाम नहीं लिया, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री शहीद उनके करीबी यही मानते थे कि वो अपनी बेटी को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। दिलचस्प ये रहा कि नेहरू के मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी के तौर पर जिस इंदिरा के नाम को मोरारजी देसाई ने लिटिल गर्ल कहकर खारिज कर दिया था, उन्हें ही हराकर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। आज प्रधानमंत्री सीरीज में आपको बताते हैं कि इंदिरा गांधी के भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने की कहानी। 11 जनवरी 1966 की रात ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। इसके बाद सवाल यही उठा कि अब देश का अगला प्रधानमंत्री कौन। गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक मंत्री बना दिया गया और एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने की जिम्मेदारी कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज के कंधों पर आ गई। उस वक्त कांग्रेस को ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत थी जो पार्टी की बात सुने। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय इस बारे में कहते हैं, किसी के चयन में उस समय की परिस्थितियां काम करती हैं। उस समय यह सवाल नहीं था कि जो प्रधानमंत्री बनेगा वो संसद में पार्टी को जिता कर ला पाएगी या नहीं। उस समय लीडरशिप ये मानकर चल रहा था कि कांग्रेस तो पावर में है ही, ऐसा पीएम चुनना है जो उनके मुताबिक चले। इस दृष्टि से पार्टी के सामने दो नाम थे, एक इंदिरा गांधी और दूसरा मोरारजी भाई देसाई। इसके अलावा खुद कामराज के प्रधानमंत्री के रेस में होने की खबर भी थी। उस वक्त सिंडिकेट के नेताओं की पार्टी में धाक थी और कामराज उसके प्रमुख थे। कामराज पर सभी नेता प्रधानमंत्री बनने का दबाव डाल रहे थे। वजह ये थी कि कभी भी सार्वजनिक तौर पर उन्होंने ये नहीं कहा कि वो प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है। वहीं शास्त्री के निधन के तुरंत बाद इंदिरा ने अपने करीबी नेताओं से बातचीत शुरू की। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र यानी डीपी मिश्रा ने अपनी किताब में दी पोस्ट नेहरू एरा पॉलिटिकल मेमोरीज में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने की पूरी कहानी को बहुत ही विस्तार से लिखा है। उन्होंने लिखा है, 11 जनवरी 1966 को करीब 5:30 बजे सुबह में इंदिरा ने फ़ोन करके शास्त्री के निधन की खबर दी और मुझे तुरंत दिल्ली बुलाया। शास्त्री के प्रधानमंत्री रहने के 19 महीने के दौरान ही इंदिरा ने मुझे ये संकेत दे दिए थे कि वो उनकी जगह लेने के लिए तैयार हैं। डीपी मिश्रा उन नेताओं में से थे जो किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में हवा बना सकते थे। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय बताते हैं कि डीपी मिश्रा को भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता था। ऐसे डीपी मिश्रा को इंदिरा ने दिल्ली बुलाया कि वो सही समय पर उनके पीएम बनने की बल्लेबाजी कर सके। डीपी मिश्रा ने लिखा है कि कार्यवाहक पीएम गुलजारी लाल नंदा भी पद पर बने रहना चाहते थे। अपने समर्थक के लिए वो इंदिरा से मुलाकात भी कर चुके थे। इंदिरा ने तब कूटनीति चाल चलते हुए उनसे कहा कि अगर बाकी लोग सपोर्ट करते हैं तो वो भी करेंगी। गुलजारी लाल नंदा ने डीपी मिश्रा से भी समर्थन मांगा। वो इस बारे में लिखते हैं, मुझे तो पहले से इंदिरा के इरादे के बारे में पता था और ये सुनकर मुझे नंदा पर दया आ गई। गुलजारी लाल नंदा चाहते थे कि वो 1967 के आम चुनाव तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। अपनी ये इच्छा उन्होंने कामराज के सामने भी जाहिर की थी। हालांकि गुलजारी लाल नंदा को लेकर राम बहादुर राय की राय अलग है। गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बनने की रेस में थे ही नहीं, नंदा तो बस ग्रेस में पीएम बन गए। सीनियर लीडर थे इसलिए कार्यकारी पीएम बना दिया गया। ना वो पीएम की दौड़ में स्वयं थे और ना ही कोई उन्हें मानता था। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और गुलजारी लाल नंदा ये तीनों अपने लिए करीबियों से समर्थन मांग रहे थे, लेकिन सिंडिकेट के नेता के कामराज को प्रधानमंत्री पद के अलावा
किसी और के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। हकीकत ये थी कि प्रधानमंत्री पद के लिए इंदिरा का नाम उनके दिमाग में दूर दूर तक नहीं था। डीपी मिश्रा के मुताबिक 13 जनवरी की रात में सिंडिकेट नेताओं की गुप्त बैठक हुई। इस बैठक में कामराज ने पीएम बनने से इनकार कर दिया, लेकिन इस बारे में किसी को भी भनक तक नहीं डीपी मिश्रा के मुताबिक 13 जनवरी की रात में सिंडिकेट नेताओं की गुप्त बैठक हुई। इस बैठक में कामराज ने पीएम बनने से इनकार कर दिया, लेकिन इस बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी। बैठक में इंदिरा के नाम की चर्चा भी नहीं हुई। कामराज के पीएम पद ठुकराने की वजह के बारे में राम बहादुर राय बताते हैं, वो बड़े नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी, लेकिन उनमें पीएम बनने की क्षमता नहीं थी, ये बात वो स्वयं मानते थे। उनके सामने भाषा की बड़ी समस्या थी। प्रधानमंत्री बनने की इच्छा हर नेता की होती है, लेकिन उसमें कई कारण होते हैं जिससे नहीं बन पाते हैं। 14 जनवरी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी। इस बैठक में उम्मीदवारों को लेकर कोई निष्कर्ष तो नहीं निकला, लेकिन ये फैसला हुआ कि 19 तारीख को शास्त्री के उत्तराधिकारी की घोषणा होगी। इसी बीच डीपी मिश्रा ने मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई और इसमें तय हुआ कि अगर कामराज प्रधानमंत्री बनने के लिए राजी हुए तो उनका समर्थन होगा, और अगर वो इनकार करे तो इंदिरा के नाम पर बात होगी। बैठक के बाद डीपी मिश्रा, एमएल सुखाड़िया, बीपी नायक और केबी सहाय ने कामराज से मुलाकात की। इस दौरान कामराज ने साफ कर दिया कि वो प्रधानमंत्री बनने से ज़्यादा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहना पसंद करेंगे। साथ ही उन्होंने इस बयान को मीडिया में जारी करने की बात भी कही। मौके की नज़ाकत देखते हुए तुरंत ही डीपी मिश्रा ने कामराज से इंदिरा की उम्मीदवारी को लेकर सलाह मशवरा कर लिया। उनकी सहमति मिलने के बाद फिर सभी 14 मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें 12 ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने की बात कही। डीपी मिश्रा ने अपने बारे में बताते हैं कि उन्होंने इंदिरा गांधी का समर्थन इसलिए किया क्योंकि उस वक्त पीएम की रेस में जितने भी वार थे उसमें वो सबसे बेहतर इंदिरा थी। मानना था कि इंदिरा भारतीयता और आधुनिकता दोनों को बैलेंस करना जानती थी। मुख्यमंत्रियों की मीटिंग के बाद जो हुआ उस वाकया को जिक्र नेहरू के जीवन लिखने वाले कनाडाई प्रोफेसर माइकल ब्रेचर ने अपनी किताब सक्सेशन इन इंडिया 1967 में किया है। उन्होंने लिखा है, इस मीटिंग के बाद कामराज के ऑफिशियल बयान से पहले इंदिरा गांधी पर समर्थन की खबर लीक हो गई। बाद में कामराज ने भी खुद आधिकारिक रूप से बयान दिया कि करीब सभी मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हालांकि यहाँ उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किसके समर्थन में है। इस घोषणा के बाद सीधी लड़ाई मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच थी। ये अलग बात थी कि ये सब जानते थे कि मोरारजी देसाई पीछे हटने को तैयार नहीं थे। मोरारजी देसाई के पक्ष में गुजरात और यूपी के मुख्यमंत्रियों को छोड़कर कोई भी नहीं था। आपको यहाँ बता दें कि नेहरू के निधन के बाद मोरारजी देसाई ने खुद को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया था। उस वक्त भी उनके नाम पर सहमति नहीं बनी। उसकी वजह ये थी कि वो किसी की नहीं सुनते थे। शास्त्री के निधन के बाद भी उनके साथ यही समस्या थी। राम बहादुर राय कहते हैं, मोरारजी किसी के कहने से निर्णय नहीं करते थे, उन्हें जो सही लगता था वो करते थे। उस समय कांग्रेस नेतृत्व को ये लगा कि मोरारजी तो सुनेंगे ही नहीं। शास्त्री की मौत के 8 दिन बाद 19 जनवरी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव के लिए वोटिंग हुई। इसमें इंदिरा गांधी को 355 और मोरारजी देसाई को केवल 169 वोट मिले। इस तरह इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हुआ और वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बने। राम बहादुर राय बताते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को जिस आधार पर प्रधानमंत्री चुना गया था वही आधार इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने का था। वो आधार ये थे कि कांग्रेस के नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन सबसे ज़्यादा अनुकूल होगा। इंदिरा गांधी की छवि कुछ ना बोलने वाली थी, उनमें आत्मविश्वास की भी कमी थी। कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे कामराज और एस.के. पाटिल जैसे सभी नेताओं को ये लगा कि इंदिरा गांधी अगर प्रधानमंत्री बनती है तो उनके कहे अनुसार चलेगी। इंदिरा को पीएम बनाने की राह उनके पिता ने ही आसान कर दी थी। राम बहादुर राय कहते हैं, नेहरू खुद इंदिरा को कांग्रेस की नेतृत्व की कतार में खड़ा करने, बनाए रखने और जिम्मेदारी सौंपने का प्रयास करते रहे। जब नेहरू की तबीयत थोड़ी कमज़ोर हुई तो उन्होंने इंदिरा को कांग्रेस की कार्य समिति में रखा। 1959 में वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी।
राम बहादुर राय ये भी मानते हैं कि इंदिरा शुरू से ही प्रधानमंत्री बनना चाहती थी। उनका कहना है कि नेहरू के निधन के बाद इंदिरा इसलिए पीएम नहीं बनी क्योंकि शास्त्री के सामने वो एक्सेप्टेबल नहीं थी। वो कहते हैं नेहरू के मौत के बाद भी इंदिरा प्रधानमंत्री की लाइन में तो थी ही, लेकिन शास्त्री के नेतृत्व भारी पड़ा, जिस वजह से नेहरू को तुरंत बाद उन्हें पीएम नहीं बनाया गया। नेहरू के निधन के बाद कांग्रेस के लीडरशिप ज़्यादा अनुकूल उन्हें ही माना। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के 3 साल बाद कांग्रेस नेतृत्व को ये समझ आ गया कि इंदिरा उनके अनुसार नहीं चल रही, इसलिए 1969 में बेंगलुरु के AICC में कांग्रेस का बंटवारा हो गया। राम बहादुर राय को इंदिरा के व्यक्तित्व की सबसे मजबूत बात ये लगती है कि वो नेशनलिस्ट थी। वहीं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनके पावर हंगर को बताते हैं। वो कहते हैं इंदिरा में जीवन मूल्यों की कमी थी। प्रधानमंत्री बने रहने के लिए वो देश में तानाशाही ला सकती है, ये लोगों को उम्मीद नहीं थी। अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकती है, देश को अंधेरे में भी डाल सकती है, और उन्होंने ये किया भी है। अब आइए इस खबर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इंदिरा गांधी की शुरुआती जीवनी के बारे में भी जानते हैं। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू और माता कमला नेहरू थी। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इंदिरा ने शांति निकेतन में प्रवेश लिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही उन्हें प्रियदर्शिनी नाम भी दिया था। इसके बाद उन्हें इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू कहा जाता था। 18 साल की उम्र में इंदिरा के सर से मां का साया उठ गया। स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। यहीं उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई थी। फिरोज गांधी नेहरू परिवार के काफ़ी करीबी थे और पारसी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। दोनों ने 16 मार्च 1942 को इलाहाबाद में शादी कर, इसके बाद ही इंदिरा के नाम के आगे गांधी जुड़ा और इस तरह इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू का नाम इंदिरा गांधी हो गया। 1944 में उन्होंने राजीव गांधी को जन्म दिया। इसके 2 साल बाद 1946 में संजय गांधी पैदा हुए। 1941 में पढ़ाई पूरी करके देश लौटने के बाद इंदिरा आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी रही। जवाहरलाल नेहरू के पीएम बनने के बाद इंदिरा उनके साथ भी काम करती रही। 1964 में उनकी नियुक्ति एक राज्यसभा सदस्य के रूप में हुई। लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय मिला। 1959 में इंदिरा को इंडियन कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। वो जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख एडवाइजर टीम में शामिल थी। इसके बाद लाल बहादुर की मृत्यु के बाद 24 जनवरी 1966 को इंदिरा प्रधानमंत्री बनी और 1977 तक इस पद पर रही। दोबारा 14 जनवरी 1980 को प्रधानमंत्री बनी और अपनी हत्या के वक्त तक 31 अक्टूबर 1984 तक पद पर बनी रही। हमारे देश में इंदिरा गांधी का नाम आए और एक ऐतिहासिक इमरजेंसी की चर्चा ना हो तो ये भी गलत होगा। आइए अब थोड़ा सा इमरजेंसी के बारे में भी जान लेते हैं कि इमरजेंसी क्या था। इमरजेंसी 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पार्टी को बम्पर जीत मिली। 12 जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव रद्द कर दिया, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गई और 24 जून 1975 को जस्टिस अय्यर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर आंशिक स्थगन आदेश दे दिया। जस्टिस अय्यर ने फैसला दिया था कि इंदिरा गांधी संसद की कार्यवाही में भाग तो ले सकती हैं लेकिन वोट नहीं कर सकती। इसके बाद इंदिरा गांधी ने आधी रात को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल के लागू होते ही उस वक्त के दिग्गज नेताओं की गिरफ्तारियां हुई, जिनमें जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल थे। इस दौरान प्रेस पर भी पाबंदी लगाई गई। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में इंदिरा गांधी के आदेश पर ही भारतीय फौज ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उसी समय बांग्लादेश बना। ऑपरेशन ब्लू स्टार 3 से 6 जून 1984 को अमृतसर यानी पंजाब भारत वाली स्थित हरि मंदिर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा चलाया गया। इसके बाद ही कांग्रेस और सिखों के बीच दरार पैदा हुई। इसके कुछ ही महीने बाद ही 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और इंदिरा को उनके ही 2 सुरक्षाकर्मियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस सीरीज के प्रति आपका क्या विचार है, हमें ये जरूर कमेंट कर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।